हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लेकर स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिर वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसको आज हम अच्छे से देखने वाले हैं, पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच डिफरेंस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है और इलीगल एग्रीमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आखिर वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इलीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, और फिर फाइनली हम लास्ट में दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं वॉइड एग्रीमेंट की। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम उसको अच्छे से पूरी तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर बात करें वॉइड एग्रीमेंट की, तो इसकी डेफिनेशन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जी में मिल जाएगी। डेफिनेशन क्या कहती है? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, वो आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। मतलब इससे एक बात क्लियर हो गई कि वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? अगर दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं और कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस को लेकर, तो दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। यानी आप इन एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करवा सकते। अब वॉइड एग्रीमेंट बनते कैसे हैं उसको भी देख लेते हैं। इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट other than free consent is missing, the agreement is void, that is it cannot be enforced at court of law। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर essential element of a valid contract पढ़ाए थे। टोटल 11 essential element पढ़ाए थे, 4 हमारे सेक्शन नंबर 10 के अंदर दिए गए हैं और बाकी 7 अदर एलिमेंट थे। तो टोटल 11 एलिमेंट थे। तो अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर जो 11 एसेंशियल एलिमेंट है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हुआ, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, सिर्फ एक एसेंशियल एलिमेंट को छोड़कर, जो कि है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट अगर आपके एग्रीमेंट से मिसिंग होता है तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो कौन सा एग्रीमेंट बनेगा? तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 5 फ्री कंसेंट वाली वीडियो देख ली है, उनको मालूम है कि अगर फ्री कंसेंट मिसिंग होता है किसी एग्रीमेंट में से, तो आपका एग्रीमेंट वॉइडेबल बनता है, ना कि वॉइड बनता है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके चैप्टर नंबर 5 को देख लेना। तो फ्री कंसेंट मिसिंग होने पर आपका एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट बनेगा। बाकी उसके अलावा अगर कोई भी एक एसेंशियल एलिमेंट आपके एग्रीमेंट में से मिसिंग हुई, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड बनेगा। क्लियर हो गया? और अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो मैंने आपको बता दिया, आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं, अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, तो जो हमने 11 एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसमें वन ऑफ द एलिमेंट क्या था कि आप जो है सिर्फ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। और लॉ ने क्लियरली बोला है कि माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कि आखिर कौन कौन से पर्सन कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, तो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट जो कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ करना है, उसके खिलाफ आप जा रहे हो, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्जांपल की बात करें, अगर आप एग्रीमेंट करते हो विदाउट कंसिडरेशन आप कोई एग्रीमेंट करते हो, तो लॉ ने क्लियरली बोला हुआ है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था। कुछ एक्सेप्शन थे, वो बात अलग है, उनको छोड़कर बाकी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना चाहिए। ये बात भी वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है। अगर ये मिस हुआ तो भी आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्जांपल की बात करें, एन एग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। आप कहोगे मैं जाके आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, या मैं जादू से जो है कोई डेड पर्सन को अलाइव कर दूंगा, इस तरीके की कोई बातें करोगे, तो वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। ऐसे एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो सिंपल सा रूल है, अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर से फ्री कंसेंट को छोड़कर कोई भी अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग हुआ, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में चले जाएगा। और फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। फिर आगे जाके कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप कोर्ट के सामने नहीं रो सकते कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी। अब बात करें रेस्टिट्यूशन इन द केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्न बैक। अगर मान लो दो पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं और वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ पैसा दे दिया, कुछ कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर दूसरी पार्टी ने जो है अपनी परफॉर्मेंस को पूरा ना करते हुए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो अब ये बताओ, जो पहली पार्टी है क्या उसको उसका पैसा वापस मिलेगा? उसने जो कंसिडरेशन दी थी वो रिटर्न बैक हो जाएगी? तो वही चीज हम देखेंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट के रेस्टिट्यूशन को लेकर लॉ ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है डिस्कवर टू बी वॉइड और दूसरा है नोन टू बी वॉइड। तो पहले बात करते हैं डिस्कवर टू बी वॉइड की। तो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड नाम से ही समझो, जो पहले वॉइड नहीं था लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि ये वॉइड है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? पहले हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में वो चीज डिस्कवर हुई, बाद में निकल के आई वो बात। तो अगर पहले दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है,
लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, उसमें से कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, तो उस केस में अगर किसी पार्टी ने एक दूसरे को कोई कंसिडरेशन दिया तो वो रिटर्न बैक हो जाएगी और आपका एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। X pays to Y ₹20,000 in consideration of B's promise to selling his car to him. The car is destroyed in an accident at the time of the promise through neither party was aware of the fact. In this case, the agreement is discovered to be void and Y must repay X ₹20,000. तो यहाँ पर देखो दो पार्टीज हैं, X और Y। X ने Y को 20,000 रुपीज दिए। इन कंसिडरेशन Y ने बोला कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचूंगा, तो यहाँ पर Y होगा। तो Y ने जो है प्रॉमिस करा कि मैं अपनी कार तुम्हें दूंगा, उसके बदले एक्स ने जो है वाई को 20,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। तो जब इन दोनों के बीच ये प्रॉमिस हो रहा था एक दूसरे को, तो उस समय पर जो है अचानक जो कार सेल होने वाली थी वो कार डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये कैसे हो सकता है, सिचुएशन को समझो। एक्स और वाई दो दोस्त हैं आपस में। एक्स जो है वाई के घर पे आया और आने के बाद बोला कि मेरे को जो है तुम्हारी कार खरीदनी है, ये लो 20,000 रुपीज, अपनी कार मुझे दे दो। वाई बोला ठीक है मैं अपनी कार तुम्हें बेच दूंगा, लेकिन कार मेरे पास अभी नहीं है। वाई ने जो है अपनी कार अपने दोस्त ए को दी हुई थी 2 दिन के लिए, तो वाई के पास अभी कार नहीं है। वाई की कार किसके पास है, ए के पास। ए कार चला रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई जो है कार को लेकर एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब एक्स और वाई जिस टाइम पर एग्रीमेंट कर रहे हैं उसी टाइम पर ए जो है कार का एक्सीडेंट कर देता है और कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये बात एक्स और वाई को तो नहीं पता कि कार जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि कार तो ए के पास थी। तो जब एक्स और वाई आपस में एग्रीमेंट कर रहे थे कार की परचेज और सेल का, तो उस टाइम पे एग्रीमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक ही जो है सब्जेक्ट मैटर जो कि कार थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो कार जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो अब ये एग्रीमेंट इंपॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका एग्रीमेंट पहले वैलिड था, लेकिन बाद में हमें पता चला, बाद में डिस्कवर हुआ कि एग्रीमेंट वॉइड हो गया। तो इस केस में जो है अगर आपने कोई पैसा दूसरी पार्टी को दिया तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई को जो है एक्स को 20,000 रुपीज वापस करने होंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्कवर टू बी वॉइड का एग्जांपल। तो रेस्टिट्यूशन यानी रिटर्न बैक अलाउड हो जाएगा अगर आपका एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड है। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट नोन टू बी वॉइड था, यानी आपको तो पहले से पता था कि एग्रीमेंट वॉइड है, उसके बावजूद दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही है, तो यहाँ पर अब लॉ आपकी मदद नहीं करेगा। अब आपने कोई पैसा दे दिया तो लॉ वापस नहीं दिलवाएगा। इस केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। तो नोन टू बी वॉइड के केस में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं होता। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए एग्रीड विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक इन कंसिडरेशन बी पेज ₹5,000 टू ए। इन दिस केस एग्रीमेंट इज नोन टू बी वॉइड, नो रेस्टिट्यूशन इज अलाउड। अब यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए कह रहा है बी को मैं मैजिक से अभी खजाना ढूंढ के निकालता हूँ, तू मेरे को 5,000 रुपए पे करना। देखो क्या क्या निकालता हूँ अभी जादू से। बी बोल रहा है दिखा दिखा मेरे को भी जादू दिखा, मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, बढ़िया सा जादू दिखा। तो यहाँ पर जो है एग्रीमेंट हो रहा है ट्रेजर बाय मैजिक, और इसके बदले में 5,000 की जो पेमेंट दी जा रही है ये एग्रीमेंट वॉइड है। दोनों पार्टीज को पहले से ही पता है कि इस तरीके कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते, उसके बावजूद दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करी है। अगर बी ने जो है ए को 5,000 रुपए दे दिए और बाद में कोई ट्रेजर नहीं निकला, तो अब बी जो है अपने पैसे को वापस नहीं मांग सकता। ए पैसा वापस करे या ना करे वो उसकी मर्जी, लॉ यहाँ पर मदद नहीं करेगा, रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं होगा। तो अगर आपका वॉइड एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड है तो उसका रेस्टिट्यूशन अलाउड है, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट नोन टू बी वॉइड है तो उसका रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इलीगल एग्रीमेंट की। तो अगर इलीगल एग्रीमेंट की हम बात करें तो इलीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। द टर्म इलीगल एग्रीमेंट मे बी डिफाइंड एज द एग्रीमेंट व्हिच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली फॉरबिडन बाय लॉ। यहाँ पर कह रहा है कि इलीगल एग्रीमेंट का मतलब है कि आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लाइडली लॉ को फॉरबिडन कर रहा है, यानी लॉ को तोड़ रहा है। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ ने बैन कर रखा है, लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लाइडली लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, तो आपका एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में जाएगा। दस एन एग्रीमेंट टू कमिट अ मर्डर और टू पब्लिश अ लिबेल इज एन इलीगल एग्रीमेंट। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें, अगर दो पार्टीज आपस में मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो फॉरबिडन बाय लॉ है। आईपीसी एक्ट में मर्डर करना क्राइम है, तो लॉ ने मना किया हुआ है कोई भी पर्सन जो है मर्डर को लेकर एग्रीमेंट नहीं करेगा। आईपीसी एक्ट ने इसको फॉरबिडन कर रखा है। उसके बावजूद अगर आप मर्डर का एग्रीमेंट करते हो तो वो इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। कोई भी एक्ट, इंडिया के अंदर जितने भी एक्ट है उनमें से कोई भी एक्ट अगर आपको कोई चीज करने से मना करता है, कोई चीज के ऊपर बैन लगाता है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। अगर आप किसी के खिलाफ जो है कोई लीगल स्टेटमेंट पब्लिश करवाते हो, लीगल स्टेटमेंट मतलब डिफेमेटरी स्टेटमेंट, आप किसी की इमेज खराब करने के लिए कोई झूठा अनट्रू स्टेटमेंट पब्लिश करवा रहे हो, तो वो भी आपका इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके साथ साथ मोर ओवर द एग्रीमेंट विच आर इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो इनके अलावा अगर आप कोई इमोरल एग्रीमेंट करते हो, इमोरल मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो मॉरलिटी के हिसाब से सोसाइटी के लिए सही नहीं है, सोसाइटी के भी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके हिसाब से सोसाइटी चलती है। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो इमोरल है या फिर जो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, यानी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो एग्रीमेंट भी इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। तो इलीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है।
ये सब आपके इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आएंगे। अब इलीगल एग्रीमेंट आपने बना लिया, दो पार्टीज ने आपस में मिलकर कोई इलीगल एग्रीमेंट तैयार कर लिया। अब उसका इफेक्ट क्या होगा ये हमें जानना जरूरी है। तो इलीगल एग्रीमेंट के इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड एंड डू नॉट कन्फर एनी राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज कंसर्न। तो साफ साफ बोल दिया इलीगल एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। अगर आप इलीगल एग्रीमेंट करते हो तो ना ही आपके कोई राइट्स है ना ही आपका कोई ऑब्लिगेशन होगा, आपका एग्रीमेंट सीधे सीधे वॉइड कहलाएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर आप इलीगल एग्रीमेंट करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। और अभी अभी हम वॉइड एग्रीमेंट को देखते आए हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाए तो वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, यानी उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर आप कोई इलीगल एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, और हमें पता है कि वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट को आपस में रिलेट करके बताऊंगा कि आखिर इनके बीच डिफरेंस क्या है। ए प्रॉमिस टू गिव ₹1000 टू बी इफ ही वुड स्टील सीज कार एंड डिलीवर्ड इट टू ए, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट एज द थेफ्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए बी को प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, तुम जो है जाके सी की कार चोरी करके ले आओ और मुझे दे दो। तो यहाँ पर सीधे सीधे दो पार्टीज आपस में ए और बी चोरी का एग्रीमेंट बना रहे हैं, थेफ्ट का एग्रीमेंट बना रहे हैं, और आईपीसी एक्ट के अकॉर्डिंग चोरी करना फॉरबिडन बाय लॉ है। उसके बावजूद आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो आपका एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। अब इलीगल एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होता है, आपने इलीगल एग्रीमेंट कर लिया, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा वॉइड एग्रीमेंट, और वॉइड एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। अब अगर कल को बी ए को सी की कार चोरी करके दे देता है और ए जो है बी को 1000 रुपीज नहीं देता, तो क्या बी उस 1000 की रिकवरी के लिए कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या कहेगा कोर्ट में जाके कि मैंने सी की कार चोरी करी थी जिसके बदले मुझे ये 1000 रुपए नहीं दे रहा। या फिर इसका अपोजिट हो जाए, ए जो है बी को 1000 रुपीज दे देता है, लेकिन बी जो है सी की कार चोरी करके भाग जाता है, ए को देता ही नहीं वो कार। तो यहाँ पर क्या ए कोर्ट में जा सकता है, मैंने बी को 1000 रुपए दिए थे लेकिन उसने मुझे सी की कार चोरी करके नहीं दी, क्या ऐसी बात कोर्ट में जाके कही जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप इलीगल एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, और वॉइड एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए बी सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ स्मगलिंग एंड एग्रीड टू डिवाइड द प्रॉफिट इन इक्वल शेयर, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट एज द स्मगलिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो तीन पार्टीज हैं ए बी सी, तीनों आपस में एग्रीमेंट करती हैं किस चीज का, चलो भाई कल से स्मगलिंग का बिजनेस करेंगे, और तीनों पार्टीज एग्री हुए कि इस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसको तीनों आपस में इक्वली बांट लेंगे। तो ये एग्रीमेंट जो तीनों पार्टीज आपस में कर रही हैं ये फॉरबिडन बाय लॉ है। लॉ फॉरबिड करता है, आप स्मगलिंग का बिजनेस कर ही नहीं सकते, फिर भी आप कर रहे हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट बना रहे हो जो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो आपका एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। और जब एग्रीमेंट इलीगल हो गया फिर वो तो वॉइड एग्रीमेंट बन ही जाएगा, और वॉइड एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई एग्रीमेंट अगर इलीगल एग्रीमेंट बन गया तो फिर वो वॉइड है, इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो वॉइड एग्रीमेंट एक बड़ा टर्म है, वॉइड एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू इलीगल एग्रीमेंट। अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो माइनर के साथ एग्रीमेंट करना क्या इलीगल एग्रीमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट नहीं है। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, क्या वो इलीगल एग्रीमेंट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो वॉइड एग्रीमेंट है। तो वॉइड एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कई सारे ऐसे एग्रीमेंट आते हैं जो इलीगल नहीं होते, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी इलीगल एग्रीमेंट करोगे वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट जरूर बनेगा। तो इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं, लेकिन सभी वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप स्मगलिंग का एग्रीमेंट करते हो, चोरी का एग्रीमेंट करते हो, मर्डर का एग्रीमेंट करते हो, किडनैपिंग का एग्रीमेंट करते हो, ये सब फॉरबिडन बाय लॉ है और ये सब इलीगल है। और इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी वॉइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं बनेंगे। विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट कर रहे हो, दो दोस्त हैं ए बी को अपनी कार बेच रहा है फ्री में, तो लॉ ने बोला हुआ है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, लेकिन इलीगल तो नहीं होगा। तो वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। ये लाइन आपको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार सीधे सीधे ये लाइन आ जाती है और बोला जाता है इसको एक्सप्लेन करो। अभी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी हम इसका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, वहां पर भी एक बार दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में वीडियो का फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप बात करें इफेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट की, आपने इलीगल एग्रीमेंट कर दिया तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। इलीगल एग्रीमेंट का इफेक्ट होता है आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा और फिर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। द इफेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट मे बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स। यहाँ पर हम इलीगल एग्रीमेंट के इफेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा इफेक्ट ऑन मेन ट्रांजैक्शन, दूसरा होगा इफेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है, तो एक एक करके इसको देखते हैं। पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑन मेन ट्रांजैक्शन। एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, that is void from the very beginning and without any legal effect. Therefore, no remedy is available to either party, and if something has been paid by any party
दैट पार्टी कैन नॉट बी गेट बैक फ्रॉम अदर पार्टी। तो अगर आप कोई भी इलीगल एग्रीमेंट करते हो तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये बात हमें पता है। एंड विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाए तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, और इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आपको कोई रेमेडी भी अवेलेबल नहीं होगी। फिर चाहे आप ये कह लो कि मुझे नहीं पता था कि एग्रीमेंट इलीगल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इंडिया के अंदर कोई भी लॉ अगर एप्लीकेबल है तो आप ये बहाना मार ही नहीं सकते कि आपको लॉ की जानकारी नहीं है। तो आप कोई भी इलीगल एग्रीमेंट चाहे इंटेंशनली करो चाहे अनइंटेंशनली करो, आपका एग्रीमेंट वॉइड ही कहलाएगा और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। आपको कभी भी उसकी रेमेडी नहीं मिलेगी। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई पेमेंट कर दी और कल को दूसरी पार्टी ने एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा पैसा वापस दिलवाओ, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट के अंदर पैसा वापस नहीं मिलेगा, कोई रेमेडी नहीं मिलेगी किसी भी तरीके की। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए लेट आउट हिज प्रीमिसेस टू बी फॉर द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग। बी रिफ्यूज टू पे द रेंट ऑफ द प्रीमिसेस। ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी for the recovery of the rent. It was held that the agreement was illegal and void and thus A could not recover the rent from B. तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, A और B। A ने जो है B को अपना घर किराए पे दिया, किस पर्पस के लिए? गैम्बलिंग के पर्पस के, जो कि इलीगल है, फॉरबिडन बाय लॉ है। अब B जो है पूरा महीने उस घर में रहा। अब महीने के आखिर में जाकर जब रेंट पे करने की बारी आई, B ने बोला नहीं देता, क्या कर लोगे? A जो है कोर्ट में चला गया B के खिलाफ, बोला कि इसने जो है मेरे घर को पूरा महीने यूज करा, अब जो है रेंट पे नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि आप इस घर को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? गैम्बलिंग पर्पस के लिए। तो गैम्बलिंग जो है फॉरबिडन बाय लॉ है, आपके बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो इलीगल है। इलीगल एग्रीमेंट के केस में आप कोर्ट में आ ही नहीं सकते, निकलो यहाँ से, कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ए जो है आप रेंट की रिकवरी नहीं कर सकता, आपने इलीगल एग्रीमेंट करा जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, उल्टा इलीगल एग्रीमेंट पनिशेबल होता है। गैम्बलिंग करिए ना, कोर्ट के सामने जाओगे, कोर्ट और पकड़ लेगा, इलीगल काम करते हो, चलो इनके ऊपर एक दो केस और लगा दो। तो कोई भी इलीगल एग्रीमेंट करके कभी कोर्ट में नहीं जाता। तो समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ मेन ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कोलैटरल ट्रांजैक्शन। कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो मेन ट्रांजैक्शन को हेल्प करने के लिए करी गई हो। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो कई बार बैंक जो है कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है। तो कई बार जो है जब हम कंपनी में डिबेंचर्स परचेस करते हैं तो कंपनी जो है कोलैटरल सिक्योरिटी देती है। तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जो मेन ट्रांजैक्शन को मदद करने के लिए करी गई है। इसका एग्जांपल देखेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अ कोलैटरल ट्रांजैक्शन इज वन व्हिच इज incidental और subsidiary to the main transaction। ये incidental या subsidiary transaction होती है main transaction की। The collateral transaction to an illegal agreement is also becomes illegal। तो अगर आपकी main transaction illegal है तो आपकी collateral transaction भी illegal कहलाएगी। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर होगा। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन स्मगलिंग बिजनेस। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी, आपस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया इन्होंने, किस पर्पस के लिए? चलो भाई मिलकर स्मगलिंग बिजनेस करते हैं। दे बोरोड मनी फ्रॉम सी। अब बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा? चलो सी से उधार लेते हैं। सी कौन है? सी है मनी लेंडर। तो सी से जाके पैसा उधार लेके आ गए बिजनेस करने के लिए। इन दिस केस द मेन ट्रांजैक्शन दैट इज द पार्टनरशिप फॉर स्मगलिंग बिजनेस इज इलीगल। तो यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन हुई है। पहली, ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट करा स्मगलिंग बिजनेस करने का। दूसरा, दोनों जाकर जो है सी के साथ एग्रीमेंट करके आए पैसा उधार लेने का। तो दो अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पर। तो मेन एग्रीमेंट कौन सा है? जो ए और बी के बीच हुआ स्मगलिंग बिजनेस करने का। तो मेन एग्रीमेंट हमारा इलीगल है, और इस इलीगल एग्रीमेंट को करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपने सी से पैसा उधार लिया, यानी सी के साथ भी लोन एग्रीमेंट कर रहे हो। तो जो ट्रांजैक्शन आप सी के साथ कर रहे हो इस इलीगल बिजनेस को करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन भी इलीगल कहलाती है। सी से जो पैसा उधार लिया जा रहा है वो ट्रांजैक्शन आपकी कोलैटरल ट्रांजैक्शन कहलाएगी, यानी ये मदद कर रही है हमारी मेन ट्रांजैक्शन को। ए और बी बिजनेस तभी कर पाएंगे जब सी पैसा उधार देगा। तो यहाँ पर सी जो है मदद कर रहा है ए और बी को इलीगल बिजनेस करने के लिए। तो सी के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है ए और बी का, ये आपका कोलैटरल ट्रांजैक्शन कहलाता है, और ए और बी जो आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं ये आपका मेन ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर बोला गया था कि अगर आपका जो मेन ट्रांजैक्शन है वो इलीगल है, तो आप इलीगल ट्रांजैक्शन को लेकर कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर आपकी कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी इलीगल कहलाएगी। तो ए और बी ने जो एग्रीमेंट करा है वो इलीगल है। ए और बी के एग्रीमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो सी के साथ एग्रीमेंट करा गया तो वो भी इलीगल है। तो यही बात ऊपर लिखी गई थी। द कोलैटरल ट्रांजैक्शन, जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन करी जाती है टू एन इलीगल एग्रीमेंट ऑल्सो बिकम्स इलीगल, वो भी इलीगल होती है। एंड दस अ कोलैटरल इज वॉइड एंड कैन नॉट बी एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब कोलैटरल ट्रांजैक्शन इलीगल हो ही गई तो फिर वो वॉइड हो जाएगी, और वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। इवन इफ द कोलैटरल ट्रांजैक्शन इज लॉफुल इन इटसेल्फ बट इट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल एंड वॉइड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बात ध्यान रखना, चाहे क्यों ना कोलैटरल ट्रांजैक्शन लॉफुल हो, फिर भी आपकी कोलैटरल ट्रांजैक्शन इलीगल और वॉइड ही कहलाएगी। इस एग्जांपल के अंदर ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो मेन ट्रांजैक्शन थी और वो इलीगल थी। अब ए और बी जो है इस बिजनेस के लिए सी के पास गए लोन लेने के लिए। तो सी ने क्या करा, सी ने जो है ए और बी को लोन दिया। तो किसी को लोन देना इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं होती, आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो वो इलीगल तो नहीं है, तो आपकी कोलैटरल ट्रांजैक्शन इलीगल तो नहीं है, लेकिन आपकी मेन ट्रांजैक्शन तो इलीगल है ना। तो जब मेन ट्रांजैक्शन इलीगल होती है तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी कोलैटरल ट्रांजैक्शन होती है, फिर चाहे वो कोलैटरल ट्रांजैक्शन लॉफुल क्यों ना हो, फिर भी वो इलीगल और वॉइड ही कहलाएगी।
तो हमने वॉइड एग्रीमेंट देख लिया, इलीगल एग्रीमेंट देख लिया, अच्छे से दोनों का मतलब समझ लिया। अब देखते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे हमने समझ लिया दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, कुछ नई बातें और सीखने को मिल जाएंगी। पहला है हमारा स्कोप। एन इलीगल एग्रीमेंट इज नैरो इन स्कोप देन अ वॉइड एग्रीमेंट। ये हमें पता है कि इलीगल एग्रीमेंट का स्कोप नैरो होता है एज कंपेयर टू वॉइड एग्रीमेंट। सभी इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन सभी वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। ये बात मैंने आपको समझा दी। अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। दूसरा है हमारा कोलैटरल ट्रांजैक्शन, ये भी हमने देख लिया। व्हेन एन एग्रीमेंट इज इलीगल, अगर आपका कोई मेन एग्रीमेंट इलीगल है। अदर एग्रीमेंट व्हिच आर इंसिडेंटल और कोलैटरल टू इट आर आल्सो इलीगल। तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंसिडेंटल या कोलैटरल ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी भी इलीगल होंगी। हेंस वॉइड। इलीगल होंगी तो वॉइड भी होंगी, प्रोवाइडेड द थर्ड पार्टीज हैव द नॉलेज ऑफ द इलीगैलिटी ऑफ द मेन ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी, शर्त यहाँ पर ये लगा दी कि आपकी कोलैटरल ट्रांजैक्शन इलीगल तभी मानी जाएगी जब आप जिसके साथ कोलैटरल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी जो थर्ड पार्टी है, उसको आपकी इलीगल ट्रांजैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। यानी उसको पता होना चाहिए कि आपकी जो मेन ट्रांजैक्शन है वो इलीगल है। इसका एग्जांपल देख लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें वॉइड एग्रीमेंट की, व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड बट नॉट इलीगल, अगर आपका एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। हमें पता है बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो वॉइड होते हैं लेकिन इलीगल नहीं होते। तो अगर आपका एग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है, तो फिर उस केस में आपके जो मेन एग्रीमेंट की कोलैटरल ट्रांजैक्शन होगी वो पूरी तरीके से वैलिड होगी। दोबारा सुनो ध्यान से, अगर मैं वॉइड एग्रीमेंट की बात करूं, ऐसे वॉइड एग्रीमेंट जो इलीगल नहीं है, तो उन ट्रांजैक्शन से जुड़ी अगर कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शन हुई तो वो कोलैटरल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इफ ए बोरोस फ्रॉम बी टू पे सी, सी कौन है? माइनर। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट हैव एनी इफेक्ट इवन दो बी इज अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन बिकॉज कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू अ वॉइड ट्रांजैक्शन इज परफेक्टली वैलिड। अब देखो यहाँ पर क्या है, तीन पार्टीज हैं, ए बी और सी। ए बी जो है मेजर है, सी जो है माइनर है। ए जो है बी से उधार लेता है और जाके सी को दे देता है। तो यहाँ पर दो एग्रीमेंट बन रहे हैं। एक एग्रीमेंट बन रहा है ए और बी का, ए बी से लोन ले रहा है, तो ये एग्रीमेंट अलग हो गया। इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों ही पार्टीज मेजर है। और एक और दूसरा एग्रीमेंट बन रहा है ए और सी के बीच। ए जो है बी से उधार लेके सी को पैसा पे कर रहा है, तो ए और सी के बीच एक दूसरा एग्रीमेंट बन रहा है। तो दो एग्रीमेंट बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ए और बी वाला एग्रीमेंट हुआ है उसमें दोनों पार्टी मेजर है, तो वो एग्रीमेंट लोन वाला पूरी तरीके से वैलिड है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए और बी वाला एग्रीमेंट करा क्यों गया? ये एग्रीमेंट तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है। आखिर ए ने बी से पैसा लिया ही क्यों? क्योंकि उसको मेन ट्रांजैक्शन करनी थी, यानी मेन एग्रीमेंट कर रहा था। कौन सा वाला? ए और सी वाला। ए ने जो है सी को पेमेंट कहां से करी? बी से उधार लेके तो करी। तो ए और सी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो आपका मेन एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट आपका वॉइड है, इलीगल नहीं है, वॉइड है, क्योंकि सी माइनर है और माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। तो मेन एग्रीमेंट आपका वॉइड है, लेकिन उससे रिलेटेड जो कोलैटरल एग्रीमेंट है, ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो कोलैटरल एग्रीमेंट कहलाएगा। वो एग्रीमेंट करा ही इसीलिए गया था कि ए और सी के बीच एग्रीमेंट हो सके। तो वॉइड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई कोलैटरल एग्रीमेंट होता है तो वो कोलैटरल एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होता है। कल को ए जो है बी को पैसा वापस नहीं करता तो बी कोर्ट में जा सकता है, जाके कह सकता है मेरा पैसा वापस करवा दो, कोर्ट उसे करवा देगा, क्योंकि ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो पूरी तरीके से वैलिड है। यही बात ऊपर कही थी, एक बार दोबारा देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड बट नॉट इलीगल, अगर आपका एग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है, तो एग्रीमेंट विच आर कोलैटरल टू इट, तो इससे जुड़े हुए जो भी कोलैटरल एग्रीमेंट होंगे आर रिमेन वैलिड, वो पूरी तरीके से वैलिड माने जाएंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया। वॉइड एग्रीमेंट आपका नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोलैटरल एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होता है। इलीगल एग्रीमेंट के केस में इलीगल एग्रीमेंट की मेन ट्रांजैक्शन वॉइड होती है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है, और इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ी हुई कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी इलीगल कहलाती है, वो भी वॉइड होती है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, प्रोवाइडेड थर्ड पार्टी हैव द नॉलेज ऑफ द इलीगैलिटी ऑफ द मेन ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर एग्जांपल देखो, ए एंगेज बी टू मर्डर सी एंड बोरो ₹5,000 फ्रॉम बी टू पे बी। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन है, चार पार्टीज हैं ए बी सी डी। पहला एग्रीमेंट हो रहा है ए और बी के बीच, ए और बी एग्रीमेंट कर रहे हैं, ए बी को कह रहा है कि जाके सी का मर्डर कराओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। लेकिन ये जो पैसा ए बी को पे करेगा मर्डर करने का, ये इस पैसे को उधार ले रहा है किससे? डी से, यानी ए डी से 5,000 रुपए उधार ले रहा है और बी को दे रहा है, और बी के साथ एग्रीमेंट करके कह रहा है सी को माराओ। तो ए और बी का बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो इलीगल है, पूरी तरीके से वॉइड है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एग्रीमेंट हुआ है ए और डी के बीच, जो कि है लोन एग्रीमेंट, तो ये कोलैटरल टू द इलीगल एग्रीमेंट है। तो इलीगल एग्रीमेंट का कोलैटरल एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से इलीगल कहलाता है, हमें ये पता है, और इलीगल एग्रीमेंट हो गया तो वॉइड तो अपने आप होगा। और यहाँ पर एक बात और बता दी, डी इज अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन। डी को पता था कि ए जो है मुझसे पैसा किस चीज के लिए मांग रहा है। हियर द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज इलीगल, तो यहाँ पर ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो इलीगल है, एंड द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड डी इज कोलैटरल टू एन इलीगल एग्रीमेंट, और जो ए और डी के बीच एग्रीमेंट हो रहा है वो कोलैटरल टू एन इलीगल एग्रीमेंट है। एज सच द लोन ट्रांजैक्शन इज आल्सो इलीगल, तो इसीलिए जो ए और डी के बीच जो लोन ट्रांजैक्शन वाला एग्रीमेंट है वो भी इलीगल कहलाएगा, क्योंकि उसका मेन एग्रीमेंट ही इलीगल था। और यहाँ पर
कल को अगर ए डी को पैसा वापस नहीं करता तो डी इसकी रिकवरी भी नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता कि डी को पता ही ना होता ए मुझसे पैसा किस चीज के लिए मांग रहा है, मतलब डी को मेन एग्रीमेंट के पर्पस के बारे में नॉलेज ही ना होती, डी को नहीं पता होता कि ये जो मेरे से पैसा उधार मांग रहा है ये इस पैसे को आगे बी को देने वाला है और ए और बी आपस में कोई इलीगल एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद कल को ए डी का पैसा वापस नहीं करता, तो क्या इस केस में डी कोर्ट में जा सकता था? तो लॉ कहता है हाँ जा सकता है। अगर थर्ड पार्टी को ये बात नहीं पता कि उसके साथ जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन करी जा रही है वो एक इलीगल एग्रीमेंट के लिए करी जा रही है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने पैसों की रिकवरी कर सकता है। लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला हो कि थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है, तब तक आप मान के चलोगे कि थर्ड पार्टी को नॉलेज है। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि इलीगल एग्रीमेंट की कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर आएगा कि वो भी इलीगल होती है। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक आप अपने आप से अज्यूम नहीं करोगे कि थर्ड पार्टी को नॉलेज थी कि नहीं थी, आप मान के चलोगे कि थर्ड पार्टी को पूरी नॉलेज थी। और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज है उसके बावजूद वो कोलैटरल ट्रांजैक्शन कर रही है तो फिर वो भी इलीगल होगी। तो क्लियर हो गया आपको? थर्ड पॉइंट है हमारा रेस्टिट्यूशन, तो ये तो पता ही है, इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नॉट अलाउड। मेन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर वॉइड एग्रीमेंट की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट के रेस्टिट्यूशन में फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक डिस्कवर टू बी वॉइड, दूसरा नोन टू बी वॉइड। डिस्कवर टू बी वॉइड के केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड है, लेकिन नोन टू बी वॉइड के केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, इफ एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वॉइड, एनी बेनिफिट रिसीव्ड मस्ट बी रिस्टोर्ड। नेक्स्ट है पनिशमेंट। मैंने आपको बताया था इलीगल एग्रीमेंट के केस में तो पनिशमेंट भी मिलेगी। कोई भी पार्टीज अगर इलीगल एग्रीमेंट करती है तो वो कभी भी कोर्ट में नहीं जाएंगी, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट अंडर द क्रिमिनल लॉ पनिशेबल है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट अगर इलीगल नहीं है तो वो पनिशेबल नहीं है। अब देखो ये लास्ट टॉपिक बच गया, एनफोर्सेबिलिटी इन केस ऑफ सेपरेबल इलीगैलिटी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं। व्हेन एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अगर कोई एग्रीमेंट के दो पार्ट्स हैं, वन इज लीगल एंड अदर इज इलीगल, एंड द इलीगल पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम द लीगल पार्ट, और आप जो है लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट को दोनों को आपस में सेपरेट कर पा रहे हो, यानी आप बता पा रहे हो कि ये वाला पार्ट लीगल है और ये वाला पार्ट इलीगल है, उस केस में क्या होगा? द कोर्ट में एनफोर्स द लीगल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। कोर्ट जो है लीगल पार्ट को एनफोर्स कर लेगा और इलीगल पार्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर आपके एग्रीमेंट में लीगल पार्ट एंड इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, लीगल और इलीगल पार्ट सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आपका पूरा एग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल मान लिया जाएगा, यानी वॉइड मान लिया जाएगा। इसका एग्जांपल अभी देखेंगे, पहले देख लेते हैं सेक्शन नंबर 57 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 57 ने क्या कहा है, ध्यान से देखो। समटाइम्स द पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर लीगल and secondly to do certain things which are illegal. In such cases the first set of agreement can be enforced whereas the second cannot. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब कभी भी दो पर्सन्स आपस में एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस करते हैं और अगर एक प्रॉमिस लीगल प्रॉमिस है, दूसरा प्रॉमिस इलीगल प्रॉमिस है, तो उस केस में जो लीगल प्रॉमिस है वो एनफोर्स कर लिया जाएगा और जो इलीगल प्रॉमिस है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। A and B agreed that A would sell a house for rupees 10 lakh, but if B used as a gambling to the house, it would pay rupees 15,000 to A as the price of the house. In this case, the first set of promise, that is to sell the house and pay rupees 10 lakh for it, is legal and enforceable, and second set of promise, that is promise under which B is allowed to use the house as a gambling house, is illegal and cannot be enforced. The object of second set of promise is unlawful. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो पार्टीज हैं ए और बी। ए बी को अपना हाउस सेल करता है 10 लाख रुपीस में, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच एक और बातचीत हुई है कि बी कह रहा है कि मैं इस हाउस को जो है गैम्बलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करूं, तो बताओ कितने पैसे लोगे। अब देखो यहाँ पर दो बातें आ गई। एक बात आ रही है कि ए अपने हाउस को 10 लाख रुपीस में बी को बेच देगा अगर बी जो है उसको एक लॉफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करे। दूसरी बात है, अगर बी कहता है कि ये बताओ कि मैं इस हाउस को गैम्बलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अब तुम मुझे ये हाउस कितने में बेचोगे? तो ए बोलता है अब जो है मैं इसके 15 लाख रुपीस दूंगा। तो यहाँ पर दो पार्ट्स निकल के आए, एक लीगल और दूसरा इलीगल। पहला वाला जो ए बी को 10 लाख रुपीस में हाउस बेच रहा था तो वो तो पूरी तरीके से लीगल है, तो 10 लाख रुपीस वाली जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरीके से लीगल मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो 15 लाख वाली ट्रांजैक्शन हो रही है, जो बी ए को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा वो गैम्बलिंग के देगा ना, यानी इलीगल ट्रांजैक्शन के देगा। तो यहाँ पर क्लियरली हम सेपरेट कर पा रहे हैं कि ए बी को जब अपना हाउस सेल करता है तो वो पूरी तरीके से वैलिड ट्रांजैक्शन है, तो 10 लाख रुपीस जो है पूरी तरीके से वैलिड है। लेकिन जो 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं वो गैम्बलिंग के लिए दिए जा रहे हैं, वो इलीगल पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का सेपरेशन किया जा सकता है और ये बात कही जा सकती है कि फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस जो करा जा रहा है मकान बेचने का, यानी 10 लाख रुपीस, वो पूरी तरीके से लीगल है। अगर कल को बी ए को 10 लाख रुपीस नहीं देता तो ए उस 10 लाख की रिकवरी के लिए कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जो दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस है गैम्बलिंग वाला, यानी 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा जो गैम्बलिंग के लिए दिए जा रहे हैं, तो उस 5 लाख की रिकवरी नहीं हो पाएगी। अगर कल को बी जो है ए को 5 लाख रुपीस नहीं देता, सिर्फ 10 लाख रुपीस देता है, तो वो उस एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीस जो इलीगल पर्पस के लिए लिया जा रहा था उसके लिए एक कोर्ट में नहीं जा पाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड प्रॉमिस इज अनलॉफुल। सेकंड प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है।
इसी तरीके से सेक्शन नंबर 58 भी कुछ कहता है। सेक्शन नंबर 58 कह रहा है सिमिलरली वेयर देयर आर अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल द लीगल प्रॉमिस अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। ये कह रहा है कि अगर दो पार्टीज आपस में अल्टरनेट प्रॉमिस करते हैं, सेक्शन नंबर 57 में रेसिप्रोकल प्रॉमिस करा गया था, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रॉमिस अल्टरनेटिव है और एक प्रॉमिस लीगल है, दूसरा प्रॉमिस इलीगल है। तो यहाँ पर भी ये सेम बात कह रहा है, लीगल वाला प्रॉमिस एनफोर्सेबल कर लिया जाएगा और इलीगल वाला प्रॉमिस अनएनफोर्सेबल रह जाएगा। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट ए वुड ₹10,000 to B and in its consideration B would afterward deliver to A either 10 bags of rice or 10 kilo of smuggled opium. In this case, the agreement to deliver the rice is legal and enforceable, but the agreement to deliver opium is illegal and cannot be enforced. तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, ए और बी दो पार्टीज हैं, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ए बी को कहता है मैं तुम्हें ₹1,000 दूंगा, किसी काम के लिए दे रहा होगा, दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ। ए बी को कह रहा है मैं तुम्हें ₹1,000 दूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी यहाँ पर कंसिडरेशन में ए को क्या दे रहा है, बी कह रहा है कि मैं बदले में तुम्हें या तो 10 बैग्स ऑफ राइस दे देता हूँ, 10 चावल के बैग दे देता हूँ, तो वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से लीगल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो है 10 किलो स्मगल्ड ओपियम दे देता हूँ। ओपियम की सेल और परचेस वैसे भी इंडिया के अंदर बैन है, कुछ एक्सेप्शन में अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको सेल और परचेस अलाउ कर दी जाती है, लेकिन स्मगल्ड ओपियम तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करी जाएगी, स्मगलिंग तो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर बी कह रहा है एक कि मैं तुम्हें या तो राइस ऑफ बैग सप्लाई कर देता हूँ या फिर स्मगल्ड ओपियम सप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट प्रॉमिस कर रहा है बी ए को, जिसमें से एक लीगल है दूसरा इलीगल है। तो जो राइस वाला प्रॉमिस है वो तो पूरी तरीके से लीगल है, द एग्रीमेंट टू डिलीवर द राइस इज लीगल एंड एनफोर्सेबल, लेकिन जो ओपियम वाला प्रॉमिस है वो इलीगल है, बट द एग्रीमेंट टू डिलीवर ओपियम इज इलीगल एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो समझ में आ गया आपको? तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, एक एक बच्चा वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का फीडबैक जरूर देगा। फीडबैक दिए बिना बिल्कुल मत जाना, आप वीडियो देखते हो लेकिन उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में नहीं देते हो, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, उसका फीडबैक दो, ताकि हमें भी समझ में आ सके कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए और भी क्लासेस आते रहेंगे। तो आप फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।